बता रही तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी शर्म आई थी? नहीं जी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं अभी तक आई थी शर्म? 13 जून 2019 उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोहिया गांव से ईश्वर पंडित नाम का एक व्यक्ति खाली मैदान से गुजर रहा था। उसकी नजर अचानक से फिर एक कुत्ते पर पड़ी, क्योंकि उस कुत्ते के मुंह में कुछ अजीब सा था। फिर जब ईश्वर पंडित ने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस कुत्ते ने अपने मुंह के अंदर एक इंसानी बाजू दबा रखा था। यह नजारा काफी भयानक था। फिर पुलिस को मौके पे बुलाया जाता है। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हालांकि उस कुत्ते के मुंह से उस बाजू को बरामद कर लिया जाता है। उस बाजू में काफी सारी मिट्टी लगी होने के साथ काफी बदबू भी आ रही थी, क्योंकि वो काफी डीकंपोज हो चुका था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कुत्ते ने किसी की कब्र को खोद कर उस बाजू को निकाला हो। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जब पुलिस की टीम ने वहां आसपास मैदान और खेतों में जांच करना शुरू किया तो वहां एक गन्ने के खेत में हल्का सा गड्ढा खुदा हुआ दिखाई पड़ा, जो कि उस कुत्ते ने खोदा था। हालांकि पुलिस वालों के उस गड्ढे को और खोदने पर कोई शव तो बरामद नहीं हुआ। इसके बाद और गड्ढे खुदवाए गए, क्योंकि अगर वहां पर बाजू मिला है तो इसका मतलब ये हो सकता था कि और खुदाई करने पर उसका शव भी मिल जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, क्योंकि घंटों की खुदाई करने के बाद एक जगह शव मिल जाता है, जिसे देखने के बाद वहां मौजूद लोगों के और पुलिस वालों के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां मिट्टी में दफन जो शव था उसके तन पर ना तो ढंग से कपड़े थे, ना ही उसका एक बाजू, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यहां पर यह थी कि उस शव का सर ही मौजूद नहीं था। और अब पुलिस वालों के लिए चुनौती बढ़ चुकी थी कि बिना मृतक की पहचान के उसके गुनहगार को पकड़ना और उसकी पूरी गुत्थी को सुलझाना। ये काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, जो कि इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस वालों को सालों लग जाते हैं। और जब ये केस स्पष्ट रूप से आपके सामने पानी की तरह साफ हो जाएगा तो कुछ लोगों को बहुत ही गुस्सा आएगा। शायद हो सकता है कि मुझे गालियां भी दे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये तो आपको इस केस के खुलासे हो जाने के बाद पता चल ही जाएगा, बाकी मैं खुद भी आपको बता दूंगा। तो फिर आओ मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उस गड्ढे से एक ऐसी लाश मिली जिसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि उसका सर था ही नहीं, लेकिन वो शव एक लड़की का था। पर हैरानी की बात यहाँ ये थी कि एक हाथ क्यों गायब कर दिया गया था, क्योंकि उसकी पहचान छिपाने के लिए सर गायब करना ही काफी था। खैर, उस शव को और उस बाजू को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और तब तक इधर पुलिस वाले अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफी छानबीन करने के बावजूद भी उस शव का सर नहीं मिल पाता है, जिसके बाद मेरठ पुलिस उस लोहिया गांव से लेकर आसपास लगे जितने भी गांव शहर थे, हर जगह से ये पता करवाया जाता है कि किसी के घर से किसी की बेटी या फिर बहू लापता तो नहीं है, या फिर किसी थाने में किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करवाई गई है। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी ऐसी कोई बात सामने आई ही नहीं, और इसीलिए अब पुलिस वालों की चुनौती और भी बढ़ती चली गई। लेकिन अभी पुलिस वालों की छानबीन चल ही रही थी कि उसी दौरान उसे शव और बाजू का पोस्टमार्टम निकल करके आ जाता है और उससे ये खुलासा होता है कि उस लड़की को पहले नशीली दवा दी गई थी और उसके बाद ही उस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। हालांकि किसी भी तरीके का कोई भी दुष्कर्म करने का मामला सामने नहीं आया था, और ये बात अपने आप में हैरान कर देने वाली बात थी। तो इसीलिए अब ऐसा भी लग रहा था जैसे कि घरेलू विवाद या फिर जमीनी विवाद के चलते इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया हो। लेकिन आगे की छानबीन में ये बात साफ हो जाती है कि जिनके घर में भी जमीनी विवाद उस समय के दौरान चल रहे थे, उनके घर की बहन बेटियां या फिर बहू सभी सुरक्षित थीं। लेकिन पोस्टमार्टम में एक और खुलासा हुआ था, जो कि उस बाजू में अमन नाम गुदा हुआ था, और ये नाम इस केस को सॉल्व करने में काफी बड़ी भूमिका निभाता है। तो अब उस लड़के की तलाश करनी थी, क्योंकि यहाँ से पुलिस वालों को ये तो समझ में आ गया था कि ये लव ट्रायंगल का मामला है, क्योंकि कोई लड़की किसी लड़के का नाम अपने बाजू पे क्यों गुदवाएगी। बात साफ है, क्योंकि वो लड़की उस अमन नाम के लड़के से बहुत ही सच्चा वाला प्यार करती होगी। लेकिन अभी सिर्फ ये सारी बातें हवा में तीर छोड़ने जैसा था, क्योंकि अभी सच का सामने आना बाकी था। फिर ऐसे ही कई दिन और बीत गए
लेकिन वो लावारिस शव पुलिस कस्टडी में ऐसे ही पड़ा रहा और फाइनली जब कोई भी उस शव को क्लेम करने के लिए नहीं आया तो पुलिस वालों ने खुद ही उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन उससे पहले उस शव के कुछ सैंपल भी रखे गए जैसे कि डीएनए, ताकि अगर कोई आगे चलकर उसका परिजन मिलता है तो उसके साथ डीएनए मैच करवा के कंफर्म कर लिया जाए। और हाँ, उस शव के बाजू को भी इसीलिए अलग कर दिया गया था क्योंकि उस बाजू में तो नाम गुदा हुआ था और शायद घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति नहीं चाहता होगा कि उसका नाम भी सामने आए। हालांकि नाम यानी कि अमन नाम सामने आ चुका था, तो अब बारी थी उस अमन नाम के शख्स को ढूंढने की। इसीलिए उस गांव में अब अमन नाम के शख्स की तलाश की जाती है, लेकिन काफी छानबीन करने के बाद भी कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आता जिसका नाम अमन हो। और अगर कुछ नाम सामने आए भी तो उसके रिकॉर्ड से कुछ ऐसा साबित हुआ ही नहीं कि उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया हो। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में मेरठ पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो और स्टेट क्राइम ब्यूरो से लापता हो चुकी युवतियों की सूचना जुटाना शुरू कर देती है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह से अमन नाम के लड़के का पता तो नहीं चल पाया था, लेकिन इसी पड़ताल के दौरान लुधियाना के एक थाना से ये पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम एकता देसवाल है और वो लुधियाना के मोती नगर की रहने वाली थी, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, जिसके माता पिता ने पिछले ही साल उसके लापता होने की वहां थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और ये सब करते करते साल बीतने को हो चुका था, यानी कि 23 जून 2019 में यह घटना घटी थी और अब 2020 आ चुका था। जिसके बाद मेरठ पुलिस लुधियाना पहुंची और आगे की जांच कर एकता के माता पिता का पता लगाया। पता लगाने के बाद उन्हें थाने बुलाती है और उनको 13 जून 2019 की सारी वारदात को बताते हुए कहा कि उसके एक बाजू में अमन नाम गुदा हुआ था। अब ये बात सुनकर वो माता पिता काफी सहम गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के बारे में वो पुलिस बता रही है वो उन्हीं की बेटी एकता ही है। क्योंकि उन्होंने बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो उसे सोशल मीडिया पे सालों से एक्टिव देखते आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझने में परेशानी हो रही होगी, तो अब साफ शब्दों में ध्यान से सुनो। तो उसकी माँ ने बताया कि तब से 1 साल पहले मेरी बेटी एकता, जो कि पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी, तो उसी की वजह से उसका इधर उधर आना जाना लगा ही रहता था। तब वहां तंत्र मंत्र, ताबीज और अंगूठी बेचने वाले अमन नाम के लड़के से उसकी मुलाकात हुई और उसी मुलाकात के बाद आगे चलकर उससे प्यार हो गया। और वो लड़का कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही कुछ ढंग का काम काज करता था। हालांकि एकता ने मुझे उससे मिलवाया भी था। अब एकता के माता पिता तो उस लड़के को लेकर राजी थे नहीं। कारण साफ था कि एकता ठहरी ग्रेजुएट और वो लड़का स्कूल से भी ड्रॉप आउट था और काम भी ढंग का नहीं करता था। लेकिन अमन नाम के लड़के ने एकता को अपने प्रेम जाल में अच्छे से फंसा रखा था, जिस कारण एकता भी अपनी माँ की बातों को मानने को तैयार नहीं थी। इसीलिए एकता ये बात समझ गई थी कि उसके माता पिता उसकी शादी तो नहीं करवाएंगे और इसीलिए एक दिन मौका देखकर एकता अपने ही घर से 15 तोला सोना और 25 लाख रुपए लेकर अमन के साथ भाग गई। और तब से वो लापता थे और ना ही वो कॉल उठाते थे जब उसकी माँ उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी। लेकिन वो सोशल मीडिया पर जब एक्टिव रहने लगी तो मुझे लगा, यानी कि एकता की माँ को लगा कि चलो वो जहां पर भी रह रहे हैं सही सलामत तो है। अब ये तो इस कहानी का सिर्फ पहला पहलू ही आपके सामने आया है। अभी तो दूसरा पहलू आपके सामने आना बाकी है, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपका कोई भी ऐसा फैसला जो जल्दबाजी में या फिर माता पिता के खिलाफ जाकर लिया हो तो वो आपके ऊपर कितना भारी भी पड़ सकता है। खैर, एकता के माता पिता को अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उनके डीएनए और शव के जो डीएनए संभाल कर रखे गए थे उससे मैच करवाया जाता है और मैच में साबित हो गया कि वो शव लुधियाना में रहने वाली लड़की एकता की ही है, जिसके बाद उसके माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगा। अब मैं इस कहानी का दूसरा पहलू आपके सामने पेश करूं, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप सब वीडियो को एंड तक वॉच करते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप लाइक और सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हो या फिर करना ही नहीं चाहते हो, ये तो आपको ही पता होगा। बाकी मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, फिर भी मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करूंगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अगर मुझे किसी भी घटना की रियल फोटो वीडियो मिलती है तो मैं वहां पे अपडेट कर देता हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है।
तो अब इस कहानी का दूसरा पहलू तब शुरू होता है जब उस अमन नाम के लड़के के बारे में पुलिस जानकारी जुटाना शुरू करती है, क्योंकि अब तो उनके पास अमन की फोटो भी मिल चुकी थी। इस छानबीन में ये पता चल जाता है कि अमन लुहिया गांव का ही रहने वाला है। तो ये कैसे हो सकता है कि जब अमन नाम के लड़के की पुलिस उसी गांव में तलाश कर रही थी तो वो लड़का कैसे बचा रह गया, उसके बारे में क्यों नहीं पता चला? क्योंकि अमन तो असल में अमन था ही नहीं, बल्कि असल में उसका नाम शाकिब अहमद था, जो कि गांव में शाकिब अहमद और लुधियाना में अमन नाम से जाना जाता था। हालांकि अमन उर्फ शाकिब अहमद के खिलाफ अभी कोई ठोस सबूत नहीं था, पर हर कड़ी को जोड़ते हुए उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद शक्ति से पूछताछ करना शुरू किया तो अमन ने बताया कि जब एकता अपने घर से सोना और पैसा चुराकर मेरे साथ भागी थी तो पहले तो हम मेरठ में किराए के मकान पर रहने लगे। फिर एकता ने मुझे कहा कि तुम अपने माता पिता से मुझे नहीं मिलवाओगे, तो मैंने आगे की प्लानिंग करके उसे अपने ईद वाले दिन घर लेकर के गया और घर जाते ही अमन की सारी सच्चाई एकता के सामने आ गई कि ये तो अमन नहीं बल्कि ये तो शाकिब निकला, जो कि हाथ में कलावा बांधकर खुद का नाम अमन बताकर इतने दिनों से हिंदू बनने का ढोंग करता रहा और मुझे प्रेम जाल में फंसा लिया। और इसी धोखेबाज के लिए मैं अपने माता पिता के खिलाफ गई और उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी चुरा लाई। अब ये सारी बातें एकता के मन में घूमने लगी और इसी बात पर शाकिब के घर पर ही उससे झगड़ा होने लगा कि तुमने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला? अगर इतना ही प्यार था तो तुम्हें अपनी सच्चाई छुपाने की क्या जरूरत थी? हालांकि इन सारी बातों का शाकिब के ऊपर कोई असर होने से रहा था और ना ही अब एकता शाकिब के घर पे रुकने वाली थी। इसका मतलब अब ये था कि अगर वो वहां से गई तो वो 15 तोले सोना और 25 लाख रुपए भी चले जाएंगे। इसीलिए अब 13 जून 2019 की रात तकरीबन 9 बजे शाकिब अपने परिवार वालों की मदद से पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाता है, फिर एकता को वो पिला देता है और दवा का असर होने के बाद शाकिब, उसका भाई मुसरत, पिता मुस्तकीम, भाभी रेशमा और परिवार के अन्य लोग साथ में गांव का एक सहपाठी उसे गन्ने के खेत में बेहोश हालत में ले गया। मेरठ पुलिस के सामने दिए गए बयान के अनुसार भाभी रेशमा ने ही एकता के तन से कपड़े हटाए थे, जिसके बाद ही उस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। इतना ही नहीं, उसके ऊपर नमक भी छिड़का गया था ताकि जल्द से जल्द वो डीकंपोज हो जाए और उसका सिर गांव के ही तालाब में फेंक दिया गया था। ये बात भी सामने आई थी, जिसके बावजूद भी उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रहा, यानी कि शाकिब चलाता रहा ताकि उसकी मां को लगे कि वो सही सलामत है। हालांकि बात नहीं होती थी क्योंकि एकता शुरू से ही अपनी मां से बात करना बंद कर चुकी थी। बाकी ये सब फिलहाल तो शाकिब का बयान था, ना कि कोई सबूत। इसीलिए जब ये केस कोर्ट में गया और काफी लंबी कार्रवाई हुई तो आगे चलकर अपने बचाव में शाकिब ने एकता के अपनी मर्जी से अपने साथ भागने और खुशी से रहने की दलील दी थी। इसी के साथ शाकिब ने कोर्ट में ये भी बताया था कि उसको जेल में केवल पुलिस कस्टडी में उसके इकबाले बयान के आधार पर भेजा गया, जो कि उसने दबाव में आकर दिया था। ये सब कुछ शाकिब अपने बचाव में बोल रहा था। बाकी शाकिब ने भी अपना कोई आपराधिक इतिहास ना होने की जानकारी कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने भी शाकिब की दलील से सहमति जताते हुए पुलिस के पास शाकिब को जेल में रखने लायक कोई ठोस सबूत ना होने के तर्क को आधार बनाकर उसे जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि शाकिब के जमानत पर रिहा होने से पहले उसके कुछ परिवारजनों को इसी आधार पर जमानत पर बेल मिल चुकी थी और साथ में शाकिब के रिहा होने के बाद जो और 4-5 लोग बचे थे उन्हें भी जमानत के आधार पे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और खास बात ये रही कि जब शाकिब को पूरे 1 साल बाद कोर्ट में पेश किया जाने वाला था तब वो रास्ते में ही पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। इनफैक्ट भाग भी जाता है पुलिस की गन को छीनकर और उसमें से एक कांस्टेबल को वो घायल कर देता है। बाकी फिर पुलिस भी अपना काम
कर देती है। शायद अगर वीडियो मिलती है तो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एक और ऐसी वीडियो थी आई थिंक मिर्ची पाउडर वाला, जिसपे कि एज रिस्ट्रिक्शन लग गया तो मैंने हटा दिया था। तो उस वीडियो में भी एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ बहुत ही ब्रूटली पेश आता है और उसमें क्या हुआ था, लोगों ने मुझे कमेंट करना शुरू किया था, भाई तू हिंदू मुस्लिम कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, देखो मैं सिर्फ वो क्राइम आपके सामने रखता हूं, क्राइम करने वाला किस कम्युनिटी से है इस पे टिप्पणी नहीं करता हूं। वो आप टिप्पणी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। तो इसलिए वीडियो पूरा देखा करो, सोच समझ के मैच्योर हो करके कमेंट किया करो यार। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पे 1 के लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उन सभी को थैंक यू सो मच जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और क्राइम की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। बाय बाय।